हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आशा करते हैं कि आप बोर्ड एग्ज़ाम की बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। तो आइए, आज आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ओम का नेम। ओम का नेम। ओम का नेम। ओम्स लॉ। ओम्स लॉ। ओम का नेम। आज का टॉपिक है हमारा ओम का नेम। तो देखिए, ये हमारे वैज्ञानिक थे। इसके वैज्ञानिक का नाम था साइमन और ओम। वैज्ञानिक थे हमारे साइमन ओम। कहाँ के थे? तो ये जर्मन थे। जर्मन के वैज्ञानिक थे साइमन ओम। इन्होंने बताया था किसी चालक की भौतिक अवस्था किसी चालक की भौतिक अवस्था किसी चालक की भौतिक अवस्था। डेफिनेशन देखिए ओम के नेम की। किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप, दाब, आयतन। ताप, दाब, आयतन, क्षेत्रफल। किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप, दाब, आयतन, क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो। तो चालक के सिरों पर लगने वाला विभवांतर और उसमें बहने वाली धारा में अनुपात एक नियतांक के बराबर होता है। इसे ओम का नियम कहते हैं। तो देखिए, बहुत सरल सा नेम है। वैज्ञानिक थे हमारे साइमन ओम। कहाँ के थे? जर्मन के। कभी कभी आ जाता है कि बताइए वैज्ञानिक कौन थे, और कभी कभी आ जाता है कि कौन से देश के वैज्ञानिक थे। तो पूरा नाम है इनका साइमन ओम। जर्मन के वैज्ञानिक थे। तो किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप, दाब, आयतन, क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो तो चालक के सिरों पर लगने वाला विभवांतर और उसमें बहने वाली धारा में अनुपात
1 नियतांक के बराबर होता है। इसे ही हम ओम का नियम कहते हैं। तो नोट करिए भाई, दोबारा समझिए। किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप, दाब, आयतन, क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो तो चालक के सिरों पर लगने वाला विभवांतर और उसमें बहने वाली धारा में अनुपात 1 नियतांक के बराबर होता है। इसे ही हम ओम का नियम कहते हैं। समझ गए होंगे? आगे चलिए। अब इसका हम फॉर्मूला देखते हैं कि फॉर्मूला आपका क्या होने वाला है ओम के नियम को। और ये 100% बार बार फिजिक्स के पेपर में, इंटर में, हाई स्कूल के साइंस के पेपर में ये नियम हमारा रिपीट होता रहता है। देखिए, उन्होंने कहा था कि जैसे जैसे ये जो हमारा स्ट्रक्चर है, ये हमारा है, यहाँ पर हमें मिलेगा विभवांतर यानी विभव, ये मिलेगा इन वोल्ट। इसमें मिलेगा इन वोल्ट, यानी विभव होगा हमारा या विभवांतर, वो इन वोल्ट में होगा। और ये मिलेगी यहाँ पे हमें धारा, तो धारा ये मिलेगी हमें, ये होगी हमारी इन एम्पियर। ऐसा आप एक ग्राफ बना के आएंगे ओम के नियम के लिए। ये विभवांतर है हमारा इन वोल्ट में और ये धारा है हमारी इन एम्पियर में। और यहाँ से आप बनाने का प्रयास करेंगे एक सीधी लाइन, एक सीधी लाइन बनाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जिस रेशियो में हम सिरों का, क्योंकि हमारा ओम का नियम इस बात को कहता है कि बी प्रोपोर्शनल आई, बी प्रोपोर्शनल आई, यानी विभवांतर सिरों का जैसे जैसे आप बढ़ाएंगे उसी रेशियो में हमारी धारा बढ़ेगी। तो बी प्रोपोर्शनल और ये आई हो जाएगा, तो प्रोपोर्शनल का आप चिन्ह हटाएंगे तो ये बन जाएगा आई और गुणा हो जाएगा आर, तो ये हो गया हमारा बी बराबर आई आर। तो आर बराबर हो जाएगा हमारा बी अपॉन आई, आर बराबर बी अपॉन आई, या लिखा जा सकता है बी अपॉन आई बराबर नियतांक, बी अपॉन आई बराबर नियतांक। तो इसका हम रेशियो अगर लेना चाहें तो ये टेन थीटा के सापेक्ष भी रेशियो लिया जा सकता है। टेन थीटा बराबर आप जानते हैं लंब बटे क्या होता है, आधार। तो टेन थीटा बराबर आई अपॉन बी हो जाता है, टेन थीटा बराबर आई अपॉन बी हो जाता है। ये लूप के बारे में हम ले सकते हैं, क्योंकि अगर इस कंडीशन से आपको रेखाएं जनरेट कर देता है और आपसे वो पूछ लेता है कभी कभार ऐसे जनरेट करके, मान लो यहाँ आपको ए दे दिया, यहाँ आपको बी दे दिया और यहाँ आपको सी दे दिया, तो ये पूछ लेता है आपसे कभी कभी कि कौन से का प्रतिरोध अधिक होगा, कौन से का प्रतिरोध अधिक होगा, ए का प्रतिरोध अधिक होगा या बी का अधिक होगा या सी का अधिक होगा। तब आपको लूप में जाना पड़ेगा, टेन थीटा बराबर आपको लूप में जाना पड़ेगा। तो यहाँ आप सिंप्लीफाई कर रहे हैं साहब कि बी अपॉन आई बराबर क्या होता है, आर होता है। तो जिसका एंगल जितना ज़्यादा बड़ा होगा उसका प्रतिरोध उतना अधिक होगा, जिसका एंगल जितना ज़्यादा बड़ा होगा उसका प्रतिरोध उतना अधिक होगा। तो हम एंगल देख लेंगे इसमें, जो एंगल बड़ा उसका प्रतिरोध उतना अधिक। यही आपका ओम का नियम है। अब इसमें जो नियतांक आ गया है आपका, ये नियतांक आपका आ गया है कैपिटल आर। तो कैपिटल आर के हम बारे में बात करेंगे। जो नियतांक आ गया है आपका कैपिटल आर, कैपिटल आर नियतांक है, जिसे आप क्या कहते हैं, जिसे आप कहते हैं प्रतिरोध, प्रतिरोध।
कैपिटल आर आपका नियतांक है जिसे आप कहते हैं प्रतिरोध। तो देखिए प्रतिरोध की परिभाषा होती है, यहाँ आप हेडिंग बना लो, प्रतिरोध। प्रतिरोध प्रतिरोध रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध। प्रतिरोध की परिभाषा आप देखिए, किसी वैद्युत परिपथ में, किसी वैद्युत परिपथ में, किसी वैद्युत परिपथ में, किसी वैद्युत परिपथ में, किसी वैद्युत परिपथ में वैद्युत धारा के मार्ग में, वैद्युत धारा के मार्ग में उत्पन्न बाधा को, उत्पन्न बाधा को, उत्पन्न बाधा को वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। किसी वैद्युत परिपथ में वैद्युत धारा के मार्ग में उत्पन्न बाधा को वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं, वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। ये आपकी प्रतिरोध की परिभाषा हो गई। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है वैद्युत प्रतिरोध किसे कहते हैं, तो बड़ी सरल सी परिभाषा इसकी आपकी हो जाती है कि किसी वैद्युत परिपथ में वैद्युत धारा के मार्ग में उत्पन्न बाधा को वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। तो किसी वैद्युत परिपथ के अंदर अगर धारा बह रही है और उसके सामने जो रुकावट पैदा करता है वो हमेशा प्रतिरोध करता है। जितना परिपथ में ज़्यादा प्रतिरोध होगा उतना ही धारा स्लो बहेगी। जैसे आपके मार्ग में जितनी ज़्यादा हवा होगी आपकी गति उतनी ही कम हो जाएगी जब आप साइकिल चला रहे हो। ऐसा ही प्रतिरोध रोल प्ले करता है। किसमें करता है? वैद्युत धारा के मार्ग में। तो किसी वैद्युत परिपथ में वैद्युत धारा के मार्ग में उत्पन्न बाधा को वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। अब देखिए एक कंडीशन आपका बनता है कि वैद्युत प्रतिरोध की कारकों पर निर्भरता आ जाती है। वैद्युत प्रतिरोध की कारकों पर निर्भरता। तो देखिए वैद्युत प्रतिरोध की विभिन्न कारकों पर निर्भरता, विभिन्न कारकों पर निर्भरता, वैद्युत प्रतिरोध की विभिन्न कारकों पर निर्भरता। तो देखिए एग्जाम में आपसे कहेगा कि बताइए हमारा इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस किन किन कॉजों पर, किन किन कारकों पर निर्भर करता है, ये आपको बताना है। तो देखिए वैद्युत प्रतिरोध नंबर 1 कैपिटल R प्रोपोर्शनल L होता है। नंबर 2 कैपिटल R प्रोपोर्शनल 1/A। यानी अगर लंबाई आप बढ़ा देंगे तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा, लंबाई आप घटा देंगे तो प्रतिरोध आपका घट जाएगा। ठीक है ना? लेंथ इंक्रीज किसी वायर की तो रेजिस्टेंस इंक्रीज, यानी लेंथ आप बढ़ा देंगे यानी लंबाई बढ़ा देंगे तो प्रतिरोध आपका बढ़ जाएगा। ऐसे ही लंबाई को आप घटा देंगे, डाउन हो रहा है एरो, तो प्रतिरोध आपका घट जाएगा। तो वो सीधा सीधा क्या है? समानुपाती। ठीक है ना? दूसरे केस में क्या है? R प्रोपोर्शनल 1/A। तो इसका मीन्स ये हुआ कि एरिया को आप बढ़ाएंगे, यानी कोई तार मान लो हमारे पास कोई तार है और ये तार मान लो ये मोटाई है, मार्कर के बराबर मोटाई है, और एक तार है उसकी मोटाई है मान लो किसी छोटे से पतले से तार की बात कर रहा हूँ मैं, पतले से तार की तरह उसकी मोटाई है। ऐसा मान लेते हैं कि एक तार इतना मोटा है स्पैन के बराबर,
एक तार मार्कर की बराबर मोटा है। तो देखिए जो तार मोटा होगा यानी जो मार्कर की बराबर मोटा होगा उसका प्रतिरोध हमारा कम होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं व्युत्क्रमानुपाती रिलेशन है, रेसिप्रोकल। एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस हमारा डाउन हो जाएगा, ऐसे ही एरिया घटेगा तो रेजिस्टेंस हमारा बढ़ जाएगा। अब दोनों को हम अगर मिला दें, दोनों को मिलाने पर हमने दोनों को मिलाया तो ये हो गया हमारा R प्रोपोर्शनल L इंटू 1/A हो गया। तो R प्रोपोर्शनल L/A, तो R बराबर प्रोपोर्शनल का चिन्ह हमारा हट जाएगा और नेतांक आएगा यहाँ पे हमारा रो, ये नया नेतांक आ गया रो, और रो L/ क्या हो जाएगा A। तो ये डिपेंडेंसी आपकी बन गई किसकी, रेजिस्टेंस की, रो और L/A। तो देखिए रो क्या है, रो यहाँ पर विशिष्ट प्रतिरोध है। रो क्या है, रो यहाँ पर आपका विशिष्ट प्रतिरोध है, विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, इसकी भी हम चर्चा करेंगे कि विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है। तो देखिए क्वेश्चन बनेगा कैसे, क्वेश्चन का तरीका आप देखिए, क्वेश्चन बनेगा कैसे। दोनों लेवल की बात हो रही है यहाँ, चाहे वो इंटर का लेवल हो या तुम्हारा हाई स्कूल का लेवल हो, दोनों में क्वेश्चन बनेगा कैसे वो आप देखिए। पहला क्वेश्चन बनेगा, मान लो क्वेश्चन आपका पहला बनता है कि एक तार 5 सेंटीमीटर लंबा है, एक तार 5 सेंटीमीटर लंबा है और दूसरा तार 10 सेंटीमीटर लंबा है। एक तार 5 सेंटीमीटर लंबा है और दूसरा तार 10 सेंटीमीटर लंबा है। तो बताइए कौन से तार का प्रतिरोध अधिक होगा, प्रतिरोध अधिक होगा, कौन से तार का प्रतिरोध अधिक होगा। देखिए हमने आपको बता दिया कि एक तार 5 सेंटीमीटर लंबा है, दूसरा तार 10 सेंटीमीटर लंबा है। तो बताइए कौन से तार का प्रतिरोध अधिक होगा। तो अभी हम बताए थे आपको कि लंबाई बढ़ेगी तो R बढ़ेगा, तो आपका आंसर क्या रहेगा, आपका आंसर रहेगा 10 सेंटीमीटर लंबे तार का, 10 सेंटीमीटर लंबे तार का प्रतिरोध अधिक होगा, प्रतिरोध अधिक होगा। 10 सेंटीमीटर लंबे तार का प्रतिरोध अधिक होगा। एक क्वेश्चन तो आपको लंबाई की टर्म में ऐसा मिल जाएगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपका जो रहेगा वो आपका रिलेटिव रहेगा क्षेत्रफल से। जैसे एक तार 10 मिलीमीटर, एक तार 10 मिलीमीटर मोटा है और दूसरा तार 25 मिलीमीटर मोटा है, दूसरा तार 25 मिलीमीटर मोटा है। तो बताओ
कौन से तार का, तो बताओ कौन से तार का, कौन से तार का प्रतिरोध अधिक है, कौन से तार का प्रतिरोध अधिक है। तो आप तुरंत इसका आंसर दे पाएंगे। हमने बताया था एरिया बढ़ेगा तो आर घटेगा, एरिया बढ़ेगा तो आर घटेगा। तो देखिए, देख रहे हैं कि साहब पहला तार कितने mm का है, 10 का, 10 मिलीमीटर मोटा है। दूसरा तार 25 मिलीमीटर मोटा है। तो कौन सा तार ज़्यादा मोटा है, दूसरा वाला। तो जो तार मोटा है उसका रेजिस्टेंस कम है। तो पूछना चाह रहा है अधिक किसका होगा, तो हमारा आंसर होगा 10 मिलीमीटर मोटे तार का, 10 मिलीमीटर मोटे तार का। इस टाइप के आपके प्रश्न बनते रहते हैं। अब देखिए, विशिष्ट प्रतिरोध इसमें आ गया, तो उसे बाद में कंसीडर करेंगे, बाद में समझेंगे उसे। पहले हम इसका मात्रक समझ लेते हैं कि इसका मात्रक और विमाएँ क्या हो सकती हैं। तो देखिए, प्रतिरोध का मात्रक और विमीय सूत्र। आपके बोर्ड में प्रतिरोध का मात्रक या विमीय सूत्र में एक नंबर आपको ये दोनों में से दिलवा के चला जाएगा, या तो मात्रक या फिर आपका विमीय सूत्र। तो देखिए, कैपिटल आर माने होता है प्रतिरोध, तो कैपिटल आर का मात्रक हम फाइंड करेंगे, कैपिटल आर का मात्रक। तो आर बराबर क्या होता है, अभी हम बताए, आर बराबर होता है B/I। आर बराबर क्या होता है, B/I। तो आर का मात्रक, आर का मात्रक, तो आर का मात्रक बराबर हो गया हमारा B का मात्रक, B का मात्रक, और गुणा हो गया आपका I का मात्रक, I का मात्रक। तो देखो, मात्रक आपको 3 गलत मिलेंगे जब ऑप्शन देगा, एक मात्रक आपको सही मिलेगा। तो आप जानते हैं विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। क्या होता है, वोल्ट होता है। और आई का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। आई क्या है, वैद्युत धारा। आई का मात्रक क्या, एम्पियर। तो आर का मात्रक आ गया वोल्ट पर एम्पियर। अब देखिए, इसे लिखते हैं हम B और यहाँ पर A, तो इसका मतलब है B और A का इन्वर्स, वोल्ट और ये एम्पियर इन्वर्स। तो कभी कभी इस फॉर्म में लिखा जाता है। स्टूडेंट कहता है ऐसे पढ़ाया ही नहीं गया था, क्योंकि किताबें ज़्यादातर यहीं तक लिखती हैं वोल्ट प्रति एम्पियर। तो आपको ध्यान देना होगा कि एम्पियर को ऊपर ले आया तो एम्पियर इन्वर्स हो गया, ठीक है। अब मान लो किसी का नाम है गांव में प्रमोद कुमार, प्रमोद कुमार, ठीक है ना, और हम प्यार से कहते हैं उसे कलुआ। तो इसका मतलब है इसका SI मात्रक, SI मात्रक। मैंने बताया था पहले लेक्चर में आपको कि वैज्ञानिकों के सम्मान में उनके नाम पर मात्रक रखे जाते हैं भौतिकी में। तो मैंने वैज्ञानिक बताया था आपको, इसका कैपिटल आर को लाने वाला वैज्ञानिक कौन था, जर्मन वैज्ञानिक था, जिसे हम क्या कहते हैं, साइमन ओम। तो उन्हीं के सम्मान में आर का SI मात्रक क्या होता है, ओम होता है। आर का SI मात्रक क्या होता है, ओम। तो अधिकतर क्वेश्चनों में तो यही मिलता है आपको, लेकिन फिर भी आप MKS वाला भी मात्रक ध्यान रखिए। ये इसका MKS मात्रक है, MKS मात्रक, वोल्ट पर एम्पियर। जबकि SI मात्रक क्या है, SI मात्रक है हमारा ओम, ठीक है। तो ये इसका मात्रक हो गया। अब इसकी आप विमा देखिए, इसकी विमा क्या होंगे। तो विमाओं में आप देखिए, नोट करते जा रहे हैं ना। चलिए, बहुत मज़ेदार सेशन होने वाला है
और ये सेशन आपको यूपी बोर्ड में गारंटेड 2 या 3 नंबर दिलवा के जाएगा ही जाएगा, इसलिए बड़े गौर से देखिए वीडियो को, स्किप मत कीजिए, पूरा वीडियो देखिए। कैपिटल आर की बीमा, कैपिटल आर की बीमा बराबर हो गया हमारा बी की बीमा, बी की बीमा अपॉन हो गया हमारा आई की बीमा। कैपिटल आर अपॉन बी अपॉन आई होता है, तो आर की बीमा हो गई बी की बीमा अपॉन आई की बीमा। अब देखिए बी बराबर क्या होता है, बी बराबर होता है डब्ल्यू बट्टे क्यू, तो यहाँ पे हो गया क्यू गुणा आई, आगे लिखा तो डब्ल्यू और क्यू बराबर होता है आई टी, तो आई से आई का गुणा हो सकता है आराम से, तो डब्ल्यू अपॉन आई टी गुणा आई। अब डब्ल्यू की आप बीमा लिखिए, डब्ल्यू की बीमा होती है एम एल टू और टी माइनस के 2, एम एल टू और टी माइनस के 2 कार्य, अपॉन में आई की बीमा क्या होती हैं, आई की बीमा ए होती हैं, तो ए और ए तो कितना हो गया A2, ये कितना हो गया T। आगे सॉल्यूशन करेंगे तो हो गया ML2 और T माइनस का 2, ML2 T माइनस का 2, A आया ऊपर तो ये हो गया माइनस के A2, T आया ऊपर तो माइनस के 1 हो गया। अब काउंट कीजिए तो ML2 और T का कितना हो गया, T का पावर हो गया हमारा माइनस का 3 और A हो गया माइनस के 2, तो ये बीमा बन गया किसका, कैपिटल आर की बीमा हो गई। तो कैपिटल आर की बीमा कितनी होती है, M को ध्यान रखना है और 232, ठीक है ना, तो माइनस का चिन्ह आप ध्यान रखो, तो ML2 T माइनस का थ्राइस और A माइनस का 2, ये बीमा हो गई किसकी, आर की। देखो मोस्टली इंटर लेवल पर या कंपटीशन लेवल पर आर की जो बीमाएं हैं वो बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, और कुछ बीमाएं आर के साथ मिला के पूछ ली जाती हैं जो आपको याद होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल बतौर आप देखिए, वो आपसे कहता है एग्जाम्पल में, पहला एग्जाम्पल, ये बीमाएं आपको याद होनी चाहिए कि आर सी की बीमा क्या है, आर सी की बीमा, तो आर सी की बीमा होती है टी। नंबर सेकंड, वो कहता है साहब एल बट्टे आर की बीमा क्या है, तो बीमा होती है टी। नंबर थर्ड, पूछ लेता है आपसे कि सी आर की बीमा क्या है, तो बीमा होती है टी। नंबर फोर्थ, आपसे पूछ लेता है कि अंडर रूट एल सी की बीमा क्या है, तो ये भी बीमा क्या होती है, हमारी टी होती है। तो एग्जाम में आप बहुत ज़्यादा समय लगाएंगे, इसलिए चारों बीमाएँ आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं। आर सी की बीमा क्या होती है, टी होती है। एल बट्टे आर की बीमा क्या होती है, ये भी टी होती है। सी आर की बीमा क्या होती है, ये भी टी होती है। और अंडर रूट एल सी की बीमा क्या होती है, तो ये भी टी होती है। अब कभी कभी आपको पूछ लेता है 1 अपॉन अंडर रूट में माइक्रोनोट एप्सिलॉन नोट की बीमा, 1 अपॉन अंडर रूट में माइक्रोनोट एप्सिलॉन नोट की बीमा। तो आप लोग को रिलेशन पता ही है, रिलेशन आपको पता ही है, तो आप लोग जानते हैं रिलेशन। तो इसके बराबर क्या होता है, इसके बराबर होता है हमारा, जैसे मैंने आपको बताया था एक बार कि 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट, इसके बराबर होता है 9 गुणा 10 की पावर 9। और दूसरा होता है हमारा माइक्रो नोट अपॉन 4 पाई, इसके बराबर होता है 10 की पावर माइनस के 7, 10 की पावर माइनस के 7। इसे पहला समीकरण मान लो, इसे आप सेकंड मान लो। आप इसे फाइंड करना चाहें तो आप कर पाएंगे कि यूकेशन पहले में, यूकेशन
पहले से भाग कर दें किसमें, यूकेशन सेकंड में, यूकेशन सेकंड में। तो यूकेशन सेकंड हो गया हमारा माइक्रोनॉट अपॉन 4 पाई, अपॉन में हो गया 1/4 पाई और एप्सिलॉन नॉट, बराबर हो गए हमारे 10 के पावर माइनस के 7, और ये हो गया हमारा 9 गुणा 10 की पावर 9। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो गया, ये बन जाएगा माइक्रोनॉट एप्सिलॉन नॉट, बराबर हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा सब 1/9 गुणा 10 की पावर 16, क्योंकि 7 आएगा नीचे। तो लिखा जा सकता है माइक्रोनॉट एप्सिलॉन नॉट बराबर 3 गुणा 10 की पावर 8 का होल स्क्वायर, 3 गुणा 10 की पावर 8 का होल स्क्वायर। तो ये कैलकुलेशन करने पर आप पाएंगे कि माइक्रोनॉट एप्सिलॉन नॉट बराबर, ये प्रकाश की चाल होती है। प्रकाश की चाल कितनी होती है, c बराबर 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये प्रकाश की चाल होती है और c से रिप्रेजेंट की जाती है। तो आपने लिख दिया 1/c स्क्वायर। अब मान लीजिए कि आपने इसका वर्ग हटाया, इसका आपने वर्ग हटाया, तो ये हो जाएगा अंडर रूट माइक्रोनॉट एप्सिलॉन नॉट 1/c। अब इसे आप लिखेंगे 1/, इसे लिखेंगे, तो ये रिलेशन यहाँ से जब फाइंड आउट होगा किसके बराबर होगा, c के बराबर होगा। तो विमा हो जाएंगी L/T इनवर्स। ठीक है भाई, विमा बन जाएंगे आपके L/T इनवर्स। तो देखिए ये रिलेशन भी फाउंड आउट हो गया आपका किसका, माइक्रोनॉट का और एप्सिलॉन नॉट का। ये इम्पोर्टेंट रिलेशन है, 2 या 3 नंबर में पूछने को आ जाता है। इम्पोर्टेंट रिलेशन है ये हमारा माइक्रोनॉट का एप्सिलॉन नॉट का, बोर्ड के हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये रिलेशन भी, और ये विमाएँ भी बार बार बोर्ड के एग्जाम में तैरती रहती हैं। तो आ जाइए बात करेंगे विशिष्ट प्रतिरोध की। विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध। देखिए अगर हम ये मान लेते हैं कि R बराबर रो L/A, L बराबर 1 मीटर लंबा तार है, 1 मीटर लंबा तार है। एरिया A बराबर 1 मीटर स्क्वायर एरिया का है। कितने का है, 1 मीटर स्क्वायर एरिया का है। तो R बराबर हो गया रो 1/1, तो रो बराबर आपको मिल जाएगा R। तो परिभाषा हो गई, परिभाषा इसकी बनती है विशिष्ट प्रतिरोध की, एकांक लंबाई के, एकांक लंबाई के, एकांक लंबाई के, एकांक अनुप्रस्थ, एकांक अनुप्रस्थ, एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले, एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले
तार के प्रतिरोध को, तार के प्रतिरोध को, तार के प्रतिरोध को ही, तार के प्रतिरोध को ही विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाता है, विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाता है। तार के प्रतिरोध को ही विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाता है। अब देखिए इसका आप मात्रक निकालेंगे, इसका मात्रक क्या होगा, तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक निकाला जा सकता है इसी फार्मूले से, क्योंकि विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक भी पूछने को आता है। ये हो गया हमारा कैपिटल R बराबर रो और L अपॉन ए बटे 1 कर लो, तो R इंटू ए बराबर रो इंटू एल, तो रो बराबर R इंटू ए, और ये रो गुणा कर रहा है किससे, L से, तो L आ जाएगा नीचे। अब रो का मात्रक, रो का मात्रक ज्ञात करना है। देखो R का मात्रक क्या है, ओम, R का मात्रक क्या है, ओम, और एरिया का मात्रक क्या है, एरिया का मात्रक है मीटर का स्क्वायर, जबकि लंबाई का मात्रक क्या है, मीटर, तो मीटर ने एक बार मीटर को काट दिया। तो रो का मात्रक यानी विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, और ये होता है मीटर, ओम मीटर। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या है, ओम मीटर, है ना। तो कभी कभी प्रतिरोध का मात्रक ना पूछ के आप लोगों को हमेशा विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक पूछ लेता है, तो ध्यान देने योग्य बात है कि आप ओम मीटर इस मात्रक को याद रखेंगे। तो देखिए अब आगे चलते हैं। क्लियर है यहाँ तक, कोई समस्या तो नहीं है स्टूडेंट? अगर कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं। स्पीड अगर तेज़ हो रही है तो बता सकते हैं, अक्षर समझ में नहीं आ रहे हैं तो बता सकते हैं, जो भी समस्या है आपकी आप बता सकते हैं। प्रयास ये है कि एक ही वीडियो में हम कई टॉपिकों को आपको सही रूप में कवर कराएं, जिससे आप एग्ज़ाम में अच्छा प्रदर्शन करें। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक हमने फाइंड किया। सबसे मज़ेदार जो सवाल बनता है विशिष्ट प्रतिरोध को लेके, उस सवाल को देखिए आप। क्वेश्चन बनेगा आपका, निम्न में से किस पर, निम्न में से किस पर विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है। निम्न में से किस पर विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है। सबसे ज़्यादा प्रश्न यही बनता है विशिष्ट प्रतिरोध को लेके, कि निम्न में से किस पर विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है। आपको ऑप्शन देगा पहला लंबाई, पहला ऑप्शन आपको देगा लंबाई। दूसरा ऑप्शन देगा आपको क्षेत्रफल, दूसरा ऑप्शन क्या होगा आपका, क्षेत्रफल होगा। तीसरा ऑप्शन क्या होगा, तीसरा ऑप्शन होगा आपका धारिता, और चौथा होगा ऑप्शन आपका पदार्थ की प्रकृति पर, पदार्थ की प्रकृति पर। तो देखिए अधिकतर स्टूडेंट क्या करते हैं कि दिमाग में प्रतिरोध रहता है, पहला ऑप्शन ही उन्हें मिल जाता है लंबाई,
तो यूपी बोर्ड में लंबाई को टिक करके चले जाते हैं। अब मान लो लंबाई ध्यान नहीं रहती है किसी को और क्षेत्रफल ध्यान रह जाता है तो वो क्षेत्रफल को टिक करके चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें समझा रखा होता है कि R बराबर होता है रो और L अपॉन A। तो प्रतिरोध को कंसीडर कर लेते हैं और गलत ऑप्शन को चुन लेते हैं। लेकिन देखिए ये जो लंबाई है, क्षेत्रफल है, टेम्परेचर है, इस पर हमेशा प्रतिरोध डिपेंड करता है। क्या डिपेंड करता है? प्रतिरोध। लंबाई पर, क्षेत्रफल पर, ताप पर डिपेंड करता है प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध केवल और केवल डिपेंड करता है ना तो लंबाई पर करता है, ना क्षेत्रफल पर करता है, ना धारिता पर करता है, पदार्थ की प्रकृति पर। पदार्थ की प्रकृति पर। तो बहुत हिट सवाल है ये, बार बार बोर्ड के पेपरों में तैरता रहता है ये सवाल, तो बड़ा फोकस करिए इस पर। हो सकता है कि 2025 के यूपी बोर्ड एग्जाम में तैरता रहे। तो ठीक है स्टूडेंट, इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं और सेशन को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड